हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल 2025 में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस देखेंगे जो 12 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। Which of the following features distinguishes the Elephanta caves from other rock cut sites of early India? तो एलिफेंटा केव्स बाकी रॉक कट साइट से कैसे अलग है? जो एलिफेंटा केव्स है ये किस लिए फेमस है? ये भगवान शिव के मूर्तियों के लिए फेमस है, उनके स्कल्पचर्स के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं। दे आर प्राइमरीली बुद्धिस्ट केव्स विद लार्ज स्तूपास। तो देखो जो एलिफेंटा केव है इसमें भगवान शिव की भी मूर्तियां हैं और बुद्धिस्ट मूर्तियां भी हैं, ठीक है, ये दोनों हैं। लेकिन फेमस इसके लिए है, ठीक है, प्राइमरीली इसके लिए है। द caves focus on Shaivite themes and features sculptural depth through light and shadow। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि भगवान शिव की मूर्तियों के लिए फेमस है, तो शैवाइट थीम्स, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? दे कंटेन अ मिक्स ऑफ जैन एंड वैष्णवाइट डिपिक्शंस इन पिलर हॉल्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें केवल बुद्धिस्ट मूर्तियां हैं और भगवान शिव की मूर्तियां शैवाइट थीम्स पे बेस्ड है। तो जैन की मूर्तियां नहीं है, और वैष्णवाइट यानी भगवान विष्णु की, मतलब भगवान विष्णु से रिलेटेड, तो वो तो इसमें है नहीं। चौथा ऑप्शन, द केव्स आर एंटायरली मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। मोनोलिथिक क्या मतलब, क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल और लिथिक मतलब स्टोन, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो एक सिंगल पत्थर से बना हो। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे ना कि पूरा का पूरा एक सिंगल स्टोन से बना हुआ है, तो एलिफेंटा केव्स में ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में भी ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई के पास, मतलब वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक एलिफेंटा आइलैंड है, तो एलिफेंटा आइलैंड पे हमारा एलिफेंटा केव्स लोकेटेड है। रीड द स्टेटमेंट्स अबाउट द गोंचा फेस्टिवल ऑफ बस्तर। अब ये जो गोंचा फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? ये है छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल। छत्तीसगढ़ का एक बस्तर रीजन है, वहां पे ये मनाया जाता है। तो टुपकी, अ मॉक गन मेड ऑफ बैम्बू, यूजेस गोंचा फ्रूट्स एज बुलेट्स। तो ये ऑप्शन सही है। वहां पे जब रथ यात्रा होती है, गोंचा फेस्टिवल में रथ यात्रा भी होती है, उस दौरान ये जो टुपकी गन बनाई जाती है बैम्बू से, उसमें गोंचा फ्रूट का यूज करके फायर करते हैं। द चैरिट प्रोसेशन वॉज स्टार्टेड बाई चालुक्य रूलर्स। तो ये जो रथ यात्रा है, चैरिट प्रोसेशन है, वो चालुक्य रूलर्स ने स्टार्ट की थी, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है, रथ यात्रा बिगिंस ऑन आषाढ़ शुक्ल दशमी एंड एंड्स ऑन द्वितीया। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि द्वितीया को ये स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे एंड्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब पहला और दूसरा पॉइंट सही है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 1 and 2। ठीक है, तो गोंचा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर रीजन में एक जगदलपुर, ये एक टाउन है, ठीक है, इस टाउन में ये मनाया जाता है, जगदलपुर टाउन में। और ये, हाँ, ये जो चैरिट प्रोसेशन है, जो रथ यात्रा है, इसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां ले जाई जाती हैं। वहां पे जगन्नाथ टेम्पल है, तो वहां की मूर्तियां उस रथ में लेके जाते हैं, मतलब पूरे टाउन में घुमाते हैं। Fill in the blanks. In Carnatic music, a lagu with 5 beats is known as dash jati। तो कार्नाटिक म्यूजिक का मतलब क्या होता है? कार्नाटिक का मतलब होता है, कार्नाटिक, कर्नाटक एक संस्कृत शब्द से बना है। कर्नाटक का मतलब होता है ट्रेडिशनल। ठीक है, तो कार्नाटिक म्यूजिक का मतलब है ट्रेडिशनल म्यूजिक। और ये साउथ की जो म्यूजिक है, साउथ का, वहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वहाँ का जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसको कार्नाटिक म्यूजिक बोलते हैं। तो जाति का मतलब क्या होता है? 5 बीट्स, लघु विथ 5 बीट्स इज नोन एज डैश जाति। जाति का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स। तो 5 बीट वाले लघु को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं खंड। ठीक है, जो तीसरा है वो हो गया
3 बीट्स वाले को बोलते हैं। जो चतुरास्र है ये भी आसान है, नाम से ही पता चल रहा है, ये 4 बीट्स वाले को बोलते हैं। खंड 5 बीट्स वाले को, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद मिस्र है, ये बोलते हैं 7 बीट्स वाले को। ऐसे एक संकीर्ण जाति भी होती है, उसमें 9 बीट्स होते हैं, में होते हैं 9 बिट्स। तो देखो ये तो जाति हो गई। और कार्नाटिक म्यूजिक में टोटल 7 टाइप के, 7 टाइप्स ऑफ ताल होते हैं, ठीक है। और हर ताल के कितनी जाति होती हैं? 1 2 3 4 5 टाइप की जाति होती हैं, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ जाति, ठीक है। सिंगल ए भी लिख सकते हो, डबल ए भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डबल ए है, लेकिन कई जगह आपको सिंगल ए मिलेगा। तो टोटल जो कॉम्बिनेशंस बन गए, कितने बन गए? 7 इंटू 5, यानी कि टोटल 35 टाइप्स के हम मतलब म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ताल टी ए डबल एल हो गया ना, टी डबल ए एल ताल, वो सही रहेगा, है ना। वैसे प्लूरल में इसको तालाज लिखते हैं, तो आप सिंपली एक मिनट रुको, इसको वैसे ये ताल होता है, और इसको इंग्लिश में अगर प्लूरल में लिखेंगे तो तालाज लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 हैं ये बेसिक टाइप्स के, ठीक है, ये हैं बेसिक टाइप्स के तालाज। 7 बेसिक टाइप के ताल होते हैं, और 5 टाइप की जाति होती है, और इनको कंबाइन करके 35 टाइप का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब 35 टाइप्स के ताल बना सकते हैं। इन कार्नाटिक म्यूजिक अ जाति refers to the number of beats within the लघु component of a ताल, ठीक है। ये सब तो मैंने बता ही दिया। Which of the following statements about judo is correct? पहला ऑप्शन देखो, जूडो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1882 बाय जिगोरो कानो इन जापान। तो ये ऑप्शन सही है, और यही आंसर हो जाएगा हमारा। सेकंड ऑप्शन देखो, इंडियाज फर्स्ट नेशनल जूडो चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन 1970 एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1970 में नहीं, ये पहला नेशनल जो जूडो चैंपियनशिप है, ये 1966 में हुआ था। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हैदराबाद में। उसके बाद कल्पना देवी वॉन गोल्ड एट द 2010 जूडो वर्ल्ड कप। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि 2022 तक इंडिया ने जूडो में कोई भी वर्ल्ड कप, मतलब सॉरी, जूडो वर्ल्ड कप में कोई भी गोल्ड नहीं जीता था। तो यहाँ पे किसी का भी नाम हो, ये आंसर मतलब वो ऑप्शन गलत ही होगा। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। जूडो बिकेम एन ओलंपिक स्पोर्ट इन 1965। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट ये बना था पहली बार 1964 में। तो पहला तो मैंने बता ही दिया, हैदराबाद में हुआ था। पहला नेशनल जूडो चैंपियनशिप हैदराबाद में हुआ था 1966 में। उसके बाद ये जूडो स्पोर्ट है, इसको गवर्न कौन करता है? जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1965 में। और 2010 का जो जूडो वर्ल्ड कप था, उसमें कल्पना जो देवी थी, है ना, उनको थोउडम कल्पना देवी पूरा नाम है। ये कहाँ, कौन से स्टेट की हैं? ये है मणिपुर में। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ वर्ल्ड कप टॉप थ्री फिनिश। टॉप थ्री फिनिश का मतलब वही गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, है ना। तो पहली मेडल लाने वाली कौन थी? कल्पना देवी, मणिपुर की। और कौन सा मेडल जीता था इन्होंने? मैंने भी बताया ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 2022 तक किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। 2022 में जो वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप हुआ था, वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप, उसमें लिंथोई चेनम्बम ने पहला, इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता था जूडो में, ठीक है, वुमेन्स के 57 केजी कैटेगरी में, ठीक है। तो नाम याद रखना, लिंथोई चेनम्बम, 2022 में जूडो चैंपियनशिप जीता, ठीक है, वर्ल्ड लेवल का। Judo was the first Judo was first included in the Summer Olympic Games in at the 1964 Games
इन टोक्यो जापान। उसके बाद तो 1968 में ये इंक्लूड नहीं हुआ था, और बाकी हर साल जूडो जो है ओलंपिक स्पोर्ट में हर साल इंक्लूड होता आ रहा है। वेयर एंड व्हेन विल द 59th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 बी हेल्ड? तो क्रॉस कंट्री क्या होती है? क्रॉस कंट्री रेस होती है। इस रेस में क्या होता है कि नेचुरल टेरेन में दौड़ते हैं। जैसे अगर प्लेन एरिया है तब तो प्लेन ही होगा, अगर प्लेन में भी थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल है तो उस पे दौड़ेंगे। अगर हिली एरिया है तो हिल के ऑब्स्टेकल्स होंगे, या हिली एरिया मतलब नेचर में दौड़ते हैं। ऐसा अलग से कुछ मैट वगैरह नहीं बिछाया होता है, रोड नहीं बनाई होती है, समझ गए? नेचुरल एरियाज में दौड़ते हैं। तो वो होती है क्रॉस कंट्री रेस, और थोड़ी लंबी रेस होती है। तो 59th वर्जन जो है नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का 2025 वाला, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मेरठ में। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, है ना? 12 जनवरी 2025 को हुआ था मेरठ में। What is the core structural focus of the 2024 India-UAE bilateral investment treaty within India's international investment strategy? तो ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी, इसमें फोकस ये था कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बना रहे कि उनका नुकसान नहीं होगा। ठीक है? तो ऑप्शंस देखते हैं। प्रपोजेस जॉइंट फॉरेन सोवरेन फंड्स एंड लिंक्स आईएनआर स्वैप विद यूएई बैंक्स, तो ये ऑप्शन नहीं है। फोकसेस ऑन प्री एस्टेब्लिशमेंट राइट्स एंड यूएई बेस्ड आर्बिट्रेशन, ये भी नहीं है। assures post-establishment investor confidence via standard and national treatment, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जीतना है कि एस्टेब्लिशमेंट मतलब पैसा लगाने के बाद उनका नुकसान नहीं होगा। चौथा ऑप्शन एम्स एट जीसीसी वाइड टैक्स रेगुलेशन अंडर इंडिया लेड डिजिटल फ्रेमवर्क, ये भी गलत ऑप्शन है। The Santosh Trophy 2022-23 final was uniquely held in Dash, where Karnataka defeated Meghalaya to win the title after 54 years. तो देखो नॉर्मली जो संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? फुटबॉल से। तो नॉर्मली जो संतोष ट्रॉफी होता है वो इंडिया में ही होता है, इंडिया की किसी सिटी में होता है। लेकिन 2022-23 वाला जो फाइनल था वो फॉरेन में खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था? रियाद में। ठीक है? रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। तो 2022 का फाइनल जो यूनिकली हेल्ड हुआ था वो तो कर्नाटक जीता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हुआ था ये 2024-25 का फाइनल संतोष ट्रॉफी का, वो हैदराबाद में हुआ था। और इसमें कौन जीता था? वेस्ट बंगाल। और किसको हराया था? केरला को। Which of the following statements best captures the essence of Landscapes of Loss, the story of an Indian drought by Kavita Iyer? तो कविता अय्यर ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, लैंडस्केप्स ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्राउट। तो इसमें इन्होंने इकोलॉजी इकोलॉजिकल साइंस के बेस पे मतलब उसका डिटेलिंग किया था। तो पहला ऑप्शन है अ स्टडी ऑन ड्राउट्स ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इन इंडिया, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं थी, और ना ही मानसून पैटर्न्स या एंशिएंट एग्रीकल्चर के बेस पे था, और ना ही कॉलोनियल एरा पॉलिसी वाटर मैनेजमेंट से कोई मतलब था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, हैंगिंग वैलीज आर फाउंड ओपनिंग इनटू मेन ग्लेशियल वैलीज एट हायर एलिवेशंस, तो ये स्टेटमेंट सही है। जो हैंगिंग वैलीज होती हैं वो ऊपर से आती हैं और मेन ग्लेशियल वैली में मिल जाती हैं। Spurs of such hanging valleys are frequently truncated into triangular facets. तो
जो हैंगिंग वैलीज होती हैं वो आगे जाके ट्रायंगुलर फेसेट्स में मिल जाती हैं, ये भी सही ऑप्शन है। तो दोनों सही है, तो 1 and 2 आर करेक्ट। What is the primary function of the crew escape system on ISRO's human-rated LVM-3 rocket? तो देखो एस्केप सिस्टम है ना, यानी कि जब भी कोई इमरजेंसी हो तो कैसे एस्केप करें, जो अंदर क्रू मेंबर्स हैं वो कैसे सेफली एस्केप कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, उसी का ये सिस्टम है। तो ऑप्शन देखो, टू गाइड द क्रू मॉड्यूल इनटू डेजिग्नेटेड लो अर्थ ऑर्बिट, गलत। टू इजेक्ट, इजेक्ट मतलब वही है ना एस्केप करना, मतलब बाहर निकलना, द क्रू मॉड्यूल टू सेफ्टी ड्यूरिंग द लॉन्च इमरजेंसीज, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टू असिस्ट इन डॉकिंग द क्रू मॉड्यूल विद अ स्पेस स्टेशन, ये भी गलत है। टू प्रोवाइड थर्मल शील्डिंग ड्यूरिंग री एंट्री इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, गलत ऑप्शन। Which of the following statements about the Sanjeev Khanna is true? He is the 51st Chief Justice of India. तो ये ऑप्शन तो सही है, मतलब ये पॉइंट सही है। ही सक्सीडेड जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ये भी सही है। ही सर्व्ड एज सीजेआई फ्रॉम 2023, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कब बने थे, संजीव खन्ना जो हैं ये नवंबर 2024 में चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन, तीसरा पॉइंट गलत हो गया। ठीक है, तो पहला और दूसरा पॉइंट सही है, तो 1 and 2 ओनली ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संजीव खन्ना हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, नवंबर 2024 में बने थे और मई 2025 तक ये हमारे चीफ जस्टिस थे। उसके बाद अभी जो करंट सीजीआई हैं वो कौन है, बी आर गवाई, बी आर गवाई 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है। Which of the following objectives are part of the National Population Policy 2000? तो पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, तो ये तो कंपलसरी कर ही रखा है, तो पहला पॉइंट सही है। इंक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट टू एंश्योर डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पॉपुलेशन हमारी वैसे ही ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए थोड़ी ना कुछ करेंगे। reducing infant mortality rate below 30 per 1000 live births, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, तो उसको अब इम्प्रूव कर भी लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ काम की है। प्रोमोटिंग प्रोमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, तो ये ऑप्शन भी सही है, लड़कियों की शादी काफ़ी जल्दी करा देते थे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है ना, तो 1 3 और 4 सही है, 1 3 and 4 आर करेक्ट। ठीक है। Which pathway in cellular respiration generates the most ATP? तो देखो एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोट्राइफॉस्फेट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो हमारे सेल्स में एनर्जी कैरी करता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा सेल्यूलर रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है या एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो देखो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ये भी एनर्जी एटीपी जनरेट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा जो रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एटीपी जनरेट करता है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो यही आंसर हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं, ये एक पार्ट है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। पूरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो एक प्रोसेस है, साथ में एक है कीमियो ऑस्मोसिस, तो इन दोनों को मिला के ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में ये सबसे ज्यादा एटीपी जनरेट करता है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो सबसे पहले हुआ उसको पहले लिखना है, जो बाद में हो उसको बाद में लिखना है। तो देखो ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग 2022, अब 2022 वाला मीटिंग है तो 2022 में ही हुआ होगा, ठीक है। फिर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये तो बहुत पहले पास हो गया था, ये हो गया था 1956 में पास हो गया था, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग। तो देखो सेंट्रल जोनल जो काउंसिल है, पहले काउंसिल बनाई गई होंगी, उसके बाद ही मीटिंग होगी। तो ये जो जोनल काउंसिल है, पहले स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, उसके बाद ये सेंट्रल जोनल काउंसिल बनाए गए थे, ठीक है। मतलब जोनल काउंसिल अलग अलग टाइप की, जैसे ईस्टर्न जोनल काउंसिल या सेंट्रल जोनल काउंसिल, ये बाद में बनाए गए थे। तो सबसे पहले तो यही हुआ होगा, तो यानी सबसे पहले बी आना चाहिए, यानी कि बी एक यहाँ पर है और एक चौथे ऑप्शन में है। और जो 2000, ये तो 2022 की मीटिंग की बात कर रहा है, तो ए सबसे लास्ट में आएगा, तो ए यहाँ सबसे लास्ट में है, यहाँ पे तो सी आ गया सबसे लास्ट में, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग की बात है, इसका डेटा कहीं पर दिया नहीं हुआ है। 1957 में सेंट्रल जोनल काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है मीटिंग भी उसी ईयर में हुआ हो जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अब हो सकता है उसी ईयर में हुआ हो या 1958 में हुआ हो, वो पता नहीं। तो देखो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1956। इट रिफॉर्म्ड और organized Indian states and territories on linguistic basis, ठीक है। लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बांट दिया गया। Which of the following most accurately describes the legal character of the right to property under Article 300A of the Indian Constitution? तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले ये एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। तो बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, फंडामेंटल राइट को, इस फंडामेंटल राइट की लिस्ट से इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, और इसको एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300 ए। और कौन से अमेंडमेंट में किया था ये 44th अमेंडमेंट करके किया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, इट इज अ फंडामेंटल राइट दैट गारंटीज द कंपनसेशन ऑफ ऑल प्रॉपर्टी एक्विजिशंस। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि फंडामेंटल राइट था पहले, अब नहीं है। इट अलाउ द स्टेट टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनी लॉ इवन विदाउट ड्यू प्रोसेस। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सरकार भी मतलब ऐसे ही बिना मतलब की, बिना किसी प्रोसेस के ऐसी थोड़ी ना किसी का भी जमीन ले सकती है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट दैट परमिट्स डेप्रिवेशन ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक लीगल राइट है, लेकिन सरकार आपसे चाहे तो ले सकती है, अगर सरकार को कोई काम करना है, ठीक है, तो वो आपको उचित मुआवजा देके, कंपनसेशन देके आपसे ले सकती है। इट परमिट्स सिटीजन्स टू क्लेम प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के लिए, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट है ही नहीं, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इसीलिए तो इसको हटाया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, क्योंकि सरकार को कोई भी काम होता है जमीन का, तो लोग मना कर देते थे, और अगर सरकार जबरदस्ती करती सुप्रीम कोर्ट लोग चले जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिए। तो इसलिए आप अब जमीन को, प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 नहीं जा सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कब आया था, 1978 में। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया और एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300 ए। For a rigid body, the angular velocity of any particle about a given axis of rotation is, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी बोला है, ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी में कोई भी जब पार्टिकल होता है, वो किसी भी पॉइंट पे हो, ठीक है, यहाँ पे तो गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला है, किसी भी पॉइंट पे हो, वो हमेशा सेम होगा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स।
मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कोई डिस्क है, ठीक है, ठीक है, कोई डिस्क है वो रोटेट कर रही है। तो अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे है, एक पार्टिकल इस पॉइंट पे है, एक पार्टिकल इस पॉइंट पे है, ठीक है। अब स्पीड से ये रोटेट कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी, केवल आप वेलोसिटी की बात करेंगे, तो इसकी वेलोसिटी जो इस पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जब यहाँ पे आ रहा है और ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों सेम टाइम पे आ रहे हैं, मतलब सेम टाइम पे आ रहे हैं। ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो एंगल था, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है इस पॉइंट का, और यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, दोनों का एंगल सेम है। यहाँ पे थोड़ा खराब हो गया, ऐसे समझ लो। एंगुलर वेलोसिटी में एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पे है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ से जब दोनों पॉइंट यहाँ पर आ गए, तो जो एंगल बन रहा है, एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल इक्वल है ना। तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी। आप कोई भी दो पार्टिकल ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कोई भी दो पार्टिकल कहीं भी ले लो, सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल होगी। The भारतीय साक्ष्य अधिनियम places emphasis on the use of technology to ensure the authenticity of evidence. This is particularly relevant for, तो देखो टेक्नोलॉजी का जो यूज करेंगे किस टाइप के एविडेंस को ऑथेंटिकेट करने के लिए, जो डिजिटल टाइप के होंगे, है ना, जैसे कि कोई वीडियो हो गया, है ना, कोई रिकॉर्डिंग हो गई। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ओके, तो असर्शन क्या है? द वन नेशन वन रेशन राशन कार्ड एंश्योर्स पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, ये असर्शन हो गया। तो ये ऑप्शन तो सही है, मतलब असर्शन सही है हमारा, ठीक है, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड से जो फूड ग्रेन्स कहाँ पे कितना खाना जाना चाहिए, मतलब सॉरी कितना अनाज जाना चाहिए, वो पोर्टेबिलिटी जो है, मतलब कितना पोर्टेबल करना है, वो पोर्टेबिलिटी बेटर हो गई है। रीजन उसका क्या है? इट यूजेस आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अभी जो लोग गांव में हैं उनको तो पता ही होगा कि आजकल जो राशन कार्ड से ये अनाज मिलता है उसमें आधार, मतलब आधार का बायोमेट्रिक होता है, ठीक है, अंगूठा लगाते हैं लोग जाके, ठीक है। तो इसी की वजह से ये इम्प्रूव हुआ है, तो रीजन बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Cherao. The bamboo dance performed using the crossed bamboo sticks is a folk dance of which state? तो ये तो पहले भी टीसीएस में पूछा जाता था, सिंपल सा क्वेश्चन है, मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। What is a key factor assessed in the Global Firepower Military Strength Ranking 2025? तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसकी जो रैंकिंग होती है उसमें कौन सा की फैक्टर असेस किया गया है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से नहीं मतलब रखते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस से भी नहीं मतलब रखते हैं, डिफेंस बजट, डिफेंस बजट इंपॉर्टेंट होता है, कितना पैसा कोई भी देश लगा रहा है अपने डिफेंस में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हेल्थ केयर स्पेंडिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। Which of the following correctly describes cooperative sector industries? कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे कोई एक मालिक नहीं होता है, जो सारे उसके वर्कर्स होते हैं, या मतलब सब लोग मिल के एक कॉपरेट करके एक दूसरे से एक इंडस्ट्री चलाते हैं, वो होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो पहला ऑप्शन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, गलत हो गया। ऑपरेटेड सोनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, गलत हो गया।
ओन्ड बाय वर्कर्स और सप्लायर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेंटेन्ड बाय फॉरेन कंपनीज विद इंडियन पार्टनरशिप्स, ये भी गलत है। अच्छा, अगर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं तो क्या हो गए? एक हो गए जैसे अमूल, अमूल दूध सब लोग पीते हैं ना, वो एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव सेक्टर। उसके बाद आप लोगों ने लिज्जत पापड़ खाया होगा, ठीक है, लिज्जत पापड़, अगर नहीं भी खाया है तो सुना तो होगा नाम। लिज्जत पापड़ भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। ये कुछ महिलाओं मतलब कुछ विमेन्स कोऑपरेटिव सेक्टर है, ठीक है, कुछ महिलाएं मिलके इसको चलाती हैं। Education is now placed under which list after 42nd amendment? तो 42nd अमेंडमेंट, इसको तो भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, ठीक है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो एजुकेशन को कौन सी लिस्ट में डाल दिया गया? इसको डाल दिया गया कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची, यानी यूनियन भी इस पे कानून बनाएगा और स्टेट भी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब आया था? 1976 में, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज लॉन्च्ड इन 2024? तो क्लाइमेट सर्विसेज ये लोग क्या ही देंगे, है ना, इंफॉर्मेशन ही दे सकते हैं, काम तो कुछ करना नहीं है ना। तो पहला ऑप्शन, टू सेट एमिशन ट्रेडिंग टारगेट्स, गलत। टू रेगुलेट ग्राउंड वाटर क्वालिटी, गलत। टू डिलीवर सेक्टर स्पेसिफिक क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्या है? टू मैंडेट कार्बन ऑफसेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर, गलत। आर्गन इज प्रोड्यूस्ड इन अर्थ क्रस्ट वाया, तो आर्गन कैसे प्रोड्यूस होता है? डीके ऑफ K40, के क्या है? पोटेशियम, और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो K40 पोटेशियम है, इसी का डीके होता है और उसी से बनता है हमारा आर्गन, ठीक है। वोल्केनो से तो बनेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस इससे तो भाई क्लोरोफिल बनता है या पौधों का खाना बनता है, कॉस्मिक रेस से भी नहीं बनता है। Which of the following is true about fundamental rights and DPSPs? फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है? ये आता है हमारे पार्ट 3 में। आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। फिर डीपीएसपी हमारा आ जाता है पार्ट 4 में, और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? ये आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, बोथ आर जस्टिसिएबल एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसिएबल भी है, एनफोर्सेबल भी है, लेकिन डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये ना तो जस्टिसिएबल है ना एनफोर्सेबल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, कोर्ट्स उस मामले में कुछ नहीं कर सकता। डीपीएसपीज ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स व्हेन इन कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल गलत। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल बट डीपीएसपीज आर नॉट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डीपीएसपीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स आर ऑप्शनल, जबकि इसका उल्टा है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करता है, और डीपीएसपी तो ऑप्शनल है। डीपीएसपी है कि मतलब सरकार उसको एनफोर्स करने की कोशिश करे धीरे धीरे, ठीक है, उसका गारंटी नहीं है कोई। तो इतने क्वेश्चन थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सिंपली सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।